हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लास्टिक फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, एडिशन एंड कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन और थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पढ़ा था और बेकेलाइट भी पढ़ा था। और हम लोगों ने कंपाउंडिंग पढ़ा था कि प्लास्टिक को हम कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग रेजिन, फिलर्स, प्लास्टिसाइजर्स, एक्सेलरेटर्स, पिगमेंट्स। आज हम रबड़ पढ़ेंगे। नेचुरल रबड़ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नेचुरल रबड़ के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशंस है नेचुरल रबड़ के, क्यों वल्कनाइजेशन करते हैं, और सिंथेटिक रबर्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, नेचुरल रबड़ एक ट्री से निकाला जाता है। एक लेटेक्स बोलते हैं इसको। ये देख रहे हैं आप, सफेद रंग का दूध जैसा दिखता है ये। इसको प्रोसेस किया जाता है और उससे हम लोग रबड़ निकालते हैं। तो कैसे क्या क्या किया जाता है, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले रबड़ है क्या? रबड़ एक मटेरियल है जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, और अगर हम उसे लगातार खींचते रहें, हम नेचुरल रबड़ की बात कर रहे हैं, अगर हम नेचुरल रबड़ को लगातार खींचते रहेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब कोई शेप नहीं रहेगा उसका और वो टूट जाएगा। नेचुरल रबड़ का एक लिमिटेशन होता है कि आप अगर उसे ज़्यादा खींचिएगा तो वो टूट जाता है। तो it is a material which can be stretched and will retract rapidly and forcibly to substantially its original dimensions upon release of the force. तो रबड़ एग्जैक्टली हम जानते हैं, रबड़ वो होता है जिसे हम खींचते हैं और जब हम फोर्स छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन गेन कर लेता है। पर नेचुरल रबड़ के साथ ऐसा नहीं होता, वो बहुत आसानी से टूट जाता है अगर आप ज़्यादा उसे खींचेगा। तो उसकी ये एक लिमिटेशन है उसका, जिसकी वजह से हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें रबड़ को, नेचुरल रबड़ को प्रोसेस करना पड़ता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो नेचुरल रबड़ एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब जो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से बना हो। यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स क्या होता है? आइसोप्रीन। नेचुरल रबड़ में जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है आइसोप्रीन। ये एक लेटेक्स के फॉर्म में हमें रबड़ ट्री से मिलता है। ये हमें लेटेक्स की फॉर्म में रबड़ ट्री से मिलता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक पॉलीमर होता है किसका? आइसोप्रीन का, और इसको हम बोलते क्या है? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। अच्छा, ये रबड़ ट्री से हमें मिलता है एज अ लेटेक्स फॉर्म। और इसको हम कैसे निकालते हैं? कप लगा दिया जाता है, बार्क को काट दिया जाता है। ट्री की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है किसी भी ट्री की, उसको हम बार्क बोलते हैं, जो उसको अंदर के सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। उस बार्क को जब काट के उसके नीचे कटोरी सा लगा दिया जाता है जिसमें वो व्हाइट लिक्विड इकट्ठा होता है, जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं। और इस लिक्विड में अराउंड 30 to 40% जो है वो नेचुरल रबड़ होता है। तो नेचुरल रबड़ क्या है? मैंने बताया था कि आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। ये आइसोप्रीन है और ये है नेचुरल रबड़। तो यहाँ पे क्या है? एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ और ये दोनों डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गए और बीच में एक और डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। तो नेचुरल रबड़ क्या है? एक एडिशन पॉलीमर है। मैंने पहले भी बताया था एडिशन पॉलीमर कब बनता है? जब अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं मोनोमर यूनिट्स में। अब दूसरा चीज हम इसको बोलते हैं सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। सिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अराउंड, आप इस पिक्चर में देखिए, इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो दो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली यूनिट ग्रुप्स हैं वो एक ही साइड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस। जब दो कार्बन जो अनसैचुरेटेड हैं, जिन दो कार्बन के बीच में अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, उसके आसपास हाई मॉलिक्यूलर वेट, इस कार्बन पे हाई मॉलिक्यूलर वेट CH2 है, इस कार्बन पे भी हाई मॉलिक्यूलर वेट CH2 है। तो ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। तो इसलिए जो हमारा नेचुरल रबड़ है वो एक पॉलीमर है आइसोप्रीन का, जिसका नाम है सिस 1,4 पॉलीब्यूटाडाइन। कैरेक्टर्स क्या होते हैं रबड़ के? फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, आप इसको खींच सकते हैं। ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ये, ठीक है। वाटर प्रूफ होता है, हार्ड भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, डिपेंडिंग ऑन। इंसुलेट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, किसी भी एसिड या एल्कलाई से रेजिस्टेंट होता है, उससे रिएक्ट नहीं करता, और ये हीट को भी कंडक्ट नहीं करता है। उसके बाद रबड़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल रबड़ जो लेटेक्स की फॉर्म में मिलता है, फिर जब हम उसको प्रोसेस करते हैं या फिर हम और किसी मोनोमर यूनिट्स को यूज करके
रबड़ को सिंथेसाइज करते हैं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी रबड़ जैसी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे हम पढ़ेंगे ब्यूना एन, ब्यूना एस और न्यूप्रीन, ये 3 मेजर यूज करने वाले सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो रबड़ की प्रॉपर्टीज को लगभग मैच करते हैं। अच्छा, लेटेक्स जो हमें मिलता है ट्रीज से, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम उसमें वीक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, तो उसका सॉल्यूशन से इसको ट्रीट किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो रबड़ होती है वो लिक्विड से, जो लेटेक्स में लिक्विड है उससे अलग हो जाती है, कोगुलेट हो जाती है। कोगुलेट हो जाना मतलब जम जाना, पानी अलग हो जाता है और रबड़ अलग हो जाती है। उसके बाद इसको रोलर्स से पास किया जाता है, प्रेशर लगा के, और वो एक फॉर्म ले लेती है, शीट की फॉर्म ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फिर और प्रोसेसिंग करके जो भी हमें चेंजेस उसमें थोड़े बहुत करने हैं, मेनली हम यही करते हैं, एसिटिक एसिड से ट्रीट किया जाता है ताकि हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकें। ठीक है, कि रबड़ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हाई टेम्परेचर पे जो है ये ब्रिटल होती है, बड़ी आसानी से अलग हो जाती है, टूट जाती है। हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इसको हम कोई शेप नहीं दे सकते, और लो टेम्परेचर्स पे ही टूट जाती है, ब्रिटल हो जाती है। आप खींचेगा तो अलग अलग हो जाएगी, या नहीं भी खींचेगा और इसको लो टेम्परेचर पे रख दीजिए तो अलग अलग हो जाएगा। मतलब एक आप अगर उसको लेके कुछ बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, दोनों ही कंडीशंस में, ना हाई टेम्परेचर पे ना लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, शेप ही नहीं लेगी, लो टेम्परेचर पे इतनी ज्यादा ब्रिटल हो जाएगी कि शेप ही नहीं आएगा उसका। उसके बाद दे आर अटैक्ड बाय एसिड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड देन they get deformed permanently when stretched excessively। जब ज़्यादा हम इसको खींचते हैं तो ये डिफॉर्म हो जाता है, कोई भी शेप इसका नहीं रहता है, और बड़े आराम से हम इसकी कोई भी बनी चीज़ को वापस कोई नया शेप दे सकते हैं। दे गेट डिफॉर्म्ड इजीली, मतलब कि आप अगर आपने एक रबड़ को लेके कुछ बनाया है, पहले तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो अगर आप फिर से उसको शेप देना चाहें तो वापस आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, वो वापस नई शेप्स में आ सकता है। उसके बाद तो नेचुरल रबर का एक लिमिटेशन है कि हम उसे कोई शेप नहीं दे सकते, ना ही लो टेम्परेचर पे ना ही हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद हम लोग अगर उसको यूज करना चाहें कोई भी चीज बनाने के लिए तो हम कैसे करें, क्योंकि नेचुरल रबर में हाई टेम्परेचर पे ये सॉफ्ट हो जाती है, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इसका वल्कनाइजेशन करते हैं। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल क्रॉसलिंक्स करते हैं। नॉर्मली ये जो रबर है ये एक लीनियर चेन पॉलीमर है जिसमें आइसोप्रीन को यूज करके हम सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा कि 2 डबल बॉन्ड था आइसोप्रीन में और 1 डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इन लीनियर चीज को हम क्रॉस लिंक कर दें तो क्या होगा, ये जो रबर है, ये जो इसमें इतनी सॉफ्टनेस है वो थोड़ा हार्ड होगा और हम हो सकता है कि अब उसको शेप दे सकें। तो वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सल्फर के साथ या हम और भी किसी केमिकल्स के साथ इसको ट्रीट कर सकते हैं रबर को। तो इस दौरान होता क्या है कि जो डबल बॉन्ड्स हैं पॉली आइसोप्रीन में, 2 चेन्स के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे और सल्फर जाके ऐड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन। इस प्रोसेस से होता क्या है, जो सॉफ्टनेस है रबर की वो कम होती है, वो थोड़ा हार्ड होता है और हम उसे फिर शेप्स देने के लिए, हमारे लिए शेप देना उसको आसान होगा। इलास्टिसिटी जो होती है, इट प्रिवेंट्स फ्लो। नॉर्मली जो रबर होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, इसे थोड़ी इलास्टिसिटी देगा ताकि ये खींचे पर टूटे ना। देखिए ये है वल्कनाइजेशन। यहाँ पे हमारा पॉली आइसोप्रीन है, सल्फर S8 यूज किया जाता है। ये जो सल्फर है ये डबल बॉन्ड्स के बीच में जाके लग जाता है। ये देखिए सल्फर है, ये 2 सल्फर भी लग सकते हैं, 3 सल्फर भी लग सकते हैं, तो S लिंकेज बन जाती है। देखिए 2 चेन्स हैं, एक चेन ये है, एक चेन ये है। इन 2 चेन्स के बीच में सल्फर लिंकेज डेवलप हो गया। तो क्रॉस लिंकिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम क्रॉस लिंक जैसे बेकेलाइट में है। नोवोलैक होता है, जब हमने बेकेलाइट में पढ़ा था, एक लीनियर चेन होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता। पर जब
उन चेन्स के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है या क्रॉस लिंक हो जाता है तो हमें मिलता है बेकेलाइट, जो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है ज़्यादा। तो जब भी किसी लीनियर चेन्स के बीच में हम बॉन्डिंग कर देते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बना देते हैं, तो वो उसकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है और हार्डनेस बढ़ जाती है। तो वल्कनाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, आपको कितना हार्ड रबड़ चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए सल्फर की प्रेजेंस में रबड़ को रख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा उतना ही ज़्यादा रबड़ हार्ड होगा। तो डिपेंड करता है कि कितने पीरियड के लिए रख रहे हैं और किस कंसंट्रेशन पे सल्फर के आप ये रिएक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं सिंथेटिक रबर्स पे। नेचुरल रबर को तो हमने ट्रीट कर लिया और इस तरह का रबर बना लिया कि हम उसकी हार्डनेस को कंट्रोल कर सकें, पर और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज या और भी ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज नेचुरल रबर से या रबर से मैच करती हैं और दे आर बेटर देन नेचुरल रबर। तो वो क्या है, वो आते हैं सिंथेटिक रबर में और ये टोटली हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, तो इसलिए सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। एग्जाम्पल अच्छा, सिंथेटिक रबर जो है इसमें क्या होता है, इसको हम इजीली कोई भी शेप दे सकते हैं। नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है या ब्रिटल हो जाता है तो वहाँ पे हमें शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यहाँ पे क्या है कि हम इजीली इसको स्ट्रेस लगा के इसको हम लोग डिफॉर्म कर सकते हैं। मोर इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें कोई भी शेप हम इसको दे सकते हैं। दूसरा चीज कि जब हम इसको यूज करते हैं तो ये नॉर्मली नेचुरल रबर को अगर आप खींचिएगा तो वो टूट जाएगा, पर सिंथेटिक रबर के साथ क्या है, आप इसे खींचिए, छोड़ दीजिए, वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये टूटता नहीं है, पर नेचुरल रबर टूट जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर, ब्यूना एस, इसको हम बोलते हैं ब्यूना एस। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन बोलिए या स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ बोलिए, ये किसका बना होता है, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, इसे हम ब्यूना एस भी बोलते हैं। 75% ब्यूटाडाइन है, 25% स्टाइरिन। ये है ब्यूटाडाइन और ये है स्टाइरिन। ये पॉलीमर भी हमारा क्या है, एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये डबल बॉन्ड भी सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये हमारा ये स्टाइरिन है और ये वाला पूरा मॉलिक्यूल हमारा ब्यूटाडाइन है। तो ये एक एडिशन पॉलीमर है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये हीट रेजिस्टेंट होता है, आसानी से हीट का इस पे कोई असर नहीं होता है और ये लोड बेयरिंग कैपेसिटीज का बहुत अच्छा होता है। लोड आसानी से ही, अगर इसका कोई भी बना हुआ चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो ये लोड को इजीली कैरी कर सकता है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये थोड़ा टफ होता है। उसके बाद ये पर इसका एक लिमिटेशन ये है कि इट इज़ इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक ओजोन, ये मैंने नोट्स में लिखा है ये पॉइंट। और इसके बाद ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डालिएगा तो स्वेल हो जाता है और इट कैन बी ऑल्सो इजीली वल्कनाइज्ड बाय लाइक अ रबर, इसको भी हम वल्कनाइज बड़े आसानी से कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो हैव अ प्रॉपर्टी दैट इट हैज़ हाई अब्रेशन रेजिस्टेंस। यूजेस क्या है, इसको हम टायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज रबर। हम इसके टायर व्हीकल्स या मोटर्स का, और इसको टाइल्स बनाने के लिए फ्लोर टाइल्स बना सकते हैं, शू सोल्स बना सकते हैं, गैस्केट्स, वायर में या केबल्स में इंसुलेशन के लिए जो ऊपर की कवरिंग होती है कॉपर के ऊपर या एल्यूमिनियम के ऊपर, उसको यूज़ कर सकते हैं। कारपेट के बैक के लिए यूज़ कर सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर ब्यूना एन एक पॉलीमर है। ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन और ना मतलब एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूना तो हो गया ब्यूटाडाइन और एन हो गया एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। ये कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर मतलब कि ये दो अलग अलग मोनोमर यूनिट से बनता है। इसी तरह से ब्यूना एस भी एक कोपॉलीमर है। अगर एक ही यूनिट यूज करके हम बनाते हैं, एक ही तरह का मोनोमर यूज करके हम पॉलीमर बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम होमोपॉलीमर। और अगर
दो तरह के या दो से ज्यादा तरह के मोनोमर यूनिट्स को यूज करके हम कोई पॉलीमर बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोपॉलीमर। दूसरा चीज, ये भी एक एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड है, यहाँ देख रहे हैं आप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पर जब ये एडिशन होता है तो एक ही सिंगल बॉन्ड बचता है। तो ये पॉलीमर भी हमारा क्या है, एडिशन पॉलीमर। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हीट, सनलाइट, एसिड से रेजिस्टेंट होता है, पर ये अल्कलाई से बड़ी आसानी से रिएक्ट कर जाता है, और नेचुरल रबर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये अल्कलाइज की तरफ। इसके यूजेस क्या है, इट इज़ वेरी its use is versatile. It is used to manufacture parts for automobiles and aircrafts. It is also used for making conveyor belts, adhesives, oil and resistant foams. उसके बाद हम आएंगे न्यूप्रीन पे। न्यूप्रीन भी एक सिंथेटिक रबर है, इसको हम बनाते हैं क्लोरोप्रीन से। आइसोप्रीन में इस Cl की जगह CH3 होता है। आइसोप्रीन में इस Cl की जगह एक CH3 होता है, बस CH3 को हम Cl से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये भी एक एडिशन पॉलीमर है, हमें क्या मिलता है, न्यूप्रीन। इट इज ऑल्सो अ एडिशन पॉलीमर बट इट इज अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही तरह का मोनोमर यूनिट यूज कर रहे हैं। अगर हम दो से ज्यादा करते हैं या दो का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कोपॉलीमर। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका स्ट्रक्चर एकदम क्लोरोप्रीन से अलग है ना, पर यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन को हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को हमने यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस किया है। तो ये क्या करता है कि ये इसको हाईली रेजिस्टेंट बना देता है टेम्परेचर के। जस्ट एक Cl को H से रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाती है टेम्परेचर के लिए, और ये ऑयल्स से भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसको फ्यूल पाइप्स में ट्रांसफ़र करने के लिए जो पाइप्स यूज़ किया करते हैं वो पाइप्स भी इसी मटेरियल के हम बना सकते हैं। इसको भी वल्कनाइज कर सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होता है, गुड केमिकल स्टेबिलिटी होती है, केमिकल से रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेंट होता है, फायर रिटार्डेंट होता है, क्योंकि इसका बर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है 260 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम हाई टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हैं। हीट इंसुलेशन इसका बहुत अच्छा होता है, हीट को पास नहीं होने देता, यूवी रेजिस्टेंट होता है ये, और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके 3.4 से 24। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, इसको भी कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, फ्यूल ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइंस में इसका यूज किया जा सकता है। हॉट वाटर जहां हम यूज करते हैं वहां पे भी इसकी लाइनिंग हम इस मटेरियल की दे सकते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट, मतलब हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। और इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पाइप्स टू कैरी कोरोसिव गैसेज एंड ऑयल्स। कोरोसिव गैसेज मतलब जो गैसेज मतलब रिएक्ट कर जाती हैं पाइप से। नॉर्मल पाइप अगर हम यूज करते हैं तो इस मटेरियल का अगर हम पाइप बनाएं तो ये गैसेज से रेजिस्टेंट होता है, या केमिकल रेजिस्टेंट होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, तो इसीलिए पाइप्स की फॉर्म में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर हमें कोई कोरोसिव गैस ट्रांसफ़र करनी हो, या फिर हमें कोई फ्यूल ट्रांसफ़र करना हो या ऑयल ट्रांसफ़र करना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आज हमने नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और फिर हम लोग थोड़ा, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गूगल क्लासरूम में आप लोग अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं देख रही हूँ कोई नहीं डाल रहा है, जो ठीक नहीं है। और इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद एक असाइनमेंट देते हैं, तो आप लोग थोड़ा गूगल क्लासरूम पे एक्टिव रहिए। ओके, थैंक यू।